सेक्शन 14 कमिश्नर ऑफ द डिवीज़न को अपॉइंट करेगा। अपॉइंटिंग प्रोविजन पढ़ेंगे, सेक्शन 14 से चालू है। तो कमिश्नर ऑफ द डिवीज़न बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेक्शन 15 बात करता है एडिशनल कमिश्नर बाय स्टेट गवर्नमेंट और दो से ज़्यादा एक डिवीज़न के लिए अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 16 कलेक्टर को अपॉइंट करेंगे ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, पहले 14 में कमिश्नर दिया है, 15 में एडिशनल कमिश्नर दिया है, 16 में कलेक्टर दिया है, 17 में एडिशनल कलेक्टर दिया है, 18 में असिस्टेंट जॉइंट और डिप्टी कलेक्टर दिया है और 19 में तहसीलदार दिया है। ठीक है, और ये जितने भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे हैं वो उसको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर सुपरिंटेंडेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये दोनों भी एक पोजीशन मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं एडिशनली, वो उसको भी अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकती है इतना जितना वो चाहे। ठीक है, फिर सब डिविजनल ऑफिसर के पास पावर है, सब डिविजनल ऑफिसर द कलेक्टर हैज़ द पावर टू असाइन, ठीक है, असाइन जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर द पावर ऑफ सब डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सेक्शन 22 में बोलता है कि कलेक्टर के पास पावर है कि क्या करेगा वो सब डिविजनल ऑफिसर जो जॉइंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को पावर दे सकता है एसडीओ की। ये सेक्शन 22 में दिया गया है। देन सेक्शन 64 में बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंड सर्वे, लैंड सर्वे के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट करेगा जिसका नाम होगा कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड और वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाएगी। सेक्शन 64 बात करता है ड्यूरिंग लैंड सर्वे कौन कौन होते हैं। तो कलेक्टर बनेगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर जो होंगे एसडीओ होंगे वो डिप्टी सर्वे ऑफिसर होंगे, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो होंगे वो असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर कहलाएंगे। फिर प्रोसीजर दिया गया रेवेन्यू ऑफिसर का, प्रोसीजर और रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोड, मतलब ये पावर्स की तरह हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। तो 25 में दिया गया है पावर एक्सरसाइज ऑन द ट्रांसफ़र एनी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ और एनी तहसीलदार ट्रांसफ़र इक्वल और टू हायर अथॉरिटी सेम नेचर के अगर होंगे केसेस को किसी एक तहसील या डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसफ़र करने की पावर है किसकी, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर की, किसी भी तहसील में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसके पास पावर होगी कि वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है हायर अथॉरिटी में या फिर सेम अथॉरिटी में। फिर हैव द सेम पावर सच अदर तहसील और डिस्ट्रिक्ट अनलेस कॉन्ट्रेरी और अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहा है कि पावर है ट्रांसफ़र करने की, ट्रांसफ़र कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर तहसील किसी भी तहसील में खुद की इक्वल तो अथॉरिटी के साथ भी कर सकता है तो हायर अथॉरिटी के साथ भी कर सकता है। ठीक है, उसके पावर्स जो होंगे वो सेम होंगे डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार जैसे। मतलब जो भी जैसे मान ले एग्जांपल के लिए तहसीलदार को ट्रांसफ़र कर रहा है तो जो सामने वाला व्यक्ति रहेगा उसके पास भी सेम पावर रहेंगे अगर वो किसी केस को डील कर रहा है तो। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कुछ और स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दी तो उसके अकॉर्डिंग होगा, नहीं अगर प्रिस्क्राइब करती तो इसी एक्ट के इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। फिर चैप्टर 4 आता है हमारा, चैप्टर 4 है सेक्शन 27 से लेके 43 के बीच में। सेक्शन 27 बात करता है पावर टू होल्ड इंक्वायरी। इंक्वायरी होल्ड करने के रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके पास पावर है कि इंक्वायरी को होल्ड कर सकता है किसी विद इन द लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, सॉरी लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोलता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है कि कहीं भी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है एंड एनी वेयर इन द डिस्ट्रिक्ट टू विच ही इज़ अपॉइंटेड, जहाँ भी वो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया वहाँ पे ये कर सकता है। ठीक है, इस प्रोवाइजो में बात करता है एसडीओ के पास पावर है कि वो कहीं भी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। यहाँ पे ऑल रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बात की गई तो वो भी होल्ड कर सकते हैं अपने मतलब जुरिस्डिक्शन के अंदर में, और ये कहीं भी कर सकता है जहाँ पर भी वो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फिर सेक्शन 28 में बात करता है पावर ऑफ एंट्री टू सर्वे लैंड। अब देखो यहाँ पे पावर जो है वो दी गई है यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि उन लोग सर्वे करने जा सकते हैं। अब सर्वे करने के लिए उनको तो उस वहाँ पे किसी भी प्लेस में इंस्पेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे बोलता है कि एंटर कर सकते हैं किसी भी सर्वे लैंड में। ठीक है, फिर
तो जो कि उसके काम से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड विद देयर ड्यूटी, नो एडिशनल डैमेज नहीं करेंगे अगर उसको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, ठीक है। और क्लोज कोर्ट या गार्डन में अगर जाना है तो 24 आवर का नोटिस पहले से देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ही जा सकते हैं। ये चीज़ क्यों दिया गया, ताकि रिलीजियस और सोशल सेंटीमेंट्स है जो कि ऑक्यूपायर है उसके हर्ट ना हो, इसीलिए ये चीज़ दी गई है कि जब जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन 24 आवर्स का नोटिस दे के जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 29 के बारे में। तो यहाँ पे बोलता है कि पावर टू ट्रांसफ़र केसेस, द बोर्ड कैन ट्रांसफ़र केसेस, द बोर्ड के पास पावर है केसेस को ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अनदर ऑफ द सेम रैंक, ठीक है। पावर है ट्रांसफ़र करने की, द बोर्ड कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अनदर, ठीक है। सेम रैंक का भी हो सकता है, सुपीरियर रैंक का भी हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ दिस ट्रांसफ़र हो गए, एंड ऑफ जस्टिस होगा, ठीक है। वही चीज़ पावर चेंज कर मतलब ट्रांसफ़र करने की पावर दी गई थी कहाँ पे हमारा, अभी हम लोग पढ़े 23 में दी गई थी, 25 में दी गई थी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का पावर है। यहाँ पे बोर्ड के पास ट्रांसफ़र करने की पावर दी गई है, ठीक है। तो बोर्ड जो है, कहाँ गया बोर्ड, बोर्ड जो है एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकता है, सेम रैंक या सुपीरियर रैंक में, सेम डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ग्राउंड से ट्रांसफ़र क्या होगा, एंड ऑफ जस्टिस को मीट करना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कमिश्नर कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र केसेस, सेम रैंक में कर सकते हैं, सुपीरियर रैंक में कर सकते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। ग्राउंड्स इसका क्या है, एंड ऑफ जस्टिस है, ठीक है। फिर उसके बाद है पावर टू ट्रांसफ़र केसेस टू और फ्रॉम सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कलेक्टर रहेगा और सबॉर्डिनेट्स को करेगा, ठीक है। तो कलेक्टर जो है वो कोई भी केस को दे सकता है मेक ओवर या फिर विड्रॉ, किसको कर सकता है, अपने दे भी सकता है, ले भी सकता है, ठीक है। विड्रॉ भी कर सकता है, मेक ओवर कर तो दे भी सकता है, ठीक है। किसको देगा, तो अपने जो जूनियर होंगे उसके, मतलब उसके सबॉर्डिनेशन में होंगे उनको कर सकता है, ठीक है। फिर कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, कमिश्नर कलेक्टर हाँ अच्छा ठीक है, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, 4 अथॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये जितने भी होंगे वो इंक्वायरी, मेक ओवर फॉर द इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट करने बोल सकते हैं किसी भी केस को। इसको बोलेंगे तो अपने जो नीचे रहेंगे सबॉर्डिनेशन में रहेंगे उनको बोल सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ का मतलब यही होता है कि अपने सुपीरियर रेवेन्यू ऑफिसर से मतलब मंगवा करके अपने आप डिस्पोज करा लेना। और मेक ओवर का मतलब होता है कि केस को भेजना, अपनी फाइल को, अपने केस को दे देना को मेक ओवर बोलते हैं, कि अपनी फाइल को सामने वाले को दे देना और उनको बोलना कि आप डिस्पोज ऑफ करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक। फिर सेक्शन 31 बात करते हैं कन्फेरल ऑफ द स्टेटस ऑफ द कोर्ट, द बोर्ड रेवेन्यू ऑफिसर जो होंगे यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, स्टेटस मिल रहा है एक तरह से ना। यहाँ पे बात करते हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिसर जो होंगे या फिर बोर्ड होंगे, ठीक है, तो वो एज अ रेवेन्यू कोर्ट काम करेंगे, ट्राइब्यूनल उनको बोलेगा अगर वो कोई भी डिस्प्यूट को डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी केस को डील कर रहे हैं जो कि है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और पार्टी के बीच में, अगर उसको बैठ के सुनेगा, मतलब जो सुनने का अधिकार है उनको, कि ये केसेस को डील करने का अधिकार जो रहेगा, और उस पावर का एक्सरसाइज करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है वो। फिर सेक्शन 32 बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। तो ये सब जो दिया गया है, जैसे कि 151 CPC में, 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में और 482 CRPC में, ठीक है। ये सब जो पावर है वो कोर्ट की पावर्स के वो डिफाइन करते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास, रेवेन्यू ऑफिसर जो रेवेन्यू कोर्ट की तरह काम करेगी तो उसके पास ये सब पावर्स होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर्स बना सकता है और नेसेसरी एंड ऑफ जस्टिस को भी मीट करने के लिए काम कर सकता है, और प्रिवेंट करता है अब्यूज़ ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर, ताकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, ठीक है। देन हमारा है पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू अटेंड टू द पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिसीव एविडेंस, एवरी रेवेन्यू ऑफिसर एक्टिंग एज रेवेन्यू कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे पावर बता दी गई, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोला कि कोर्ट की तरह काम करेगा, और ये उसके इनहेरेंट पावर्स होंगे कहाँ पे, 151 CPC में और 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में, 482 CRPC में, ये सब उसको पावर्स दिए गए हैं वहाँ पे, मतलब उस तरह से काम करेगा, स्टेटस दिया गया है। और यहाँ पे बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ कर सकती है, स्पेसिफिकली डिफाइन की क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो। तो बोलता है कि एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी करवा सकता है रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। एविडेंस देने के लिए बोल सकता है किसी भी विटनेस को,
एविडेंस देने के लिए बोल सकते हैं किसी भी विटनेस को, और गिव एविडेंस एज अ विटनेस, और प्रोड्यूस करने बोल सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर द इंक्वायरी। अब यहाँ पे हम लोग आया हमारा 144 BSA या फिर 139 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें बात करता है कि मतलब क्या बोलते हैं, विटनेस देना और प्रोड्यूस करना डॉक्यूमेंट को, दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे जनरल कोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, तो जब कोर्ट में कोई भी व्यक्ति आता है विटनेस देने के लिए, तो हमारे पास अधिकार रहता है कि इसको हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के खाली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो वो एज ए विटनेस नहीं आ रहा है, वो खाली प्रोड्यूस करने आ रहा है। तो जो पर्सन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड बिकम्स अ विटनेस और कैन नॉट बी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट बोले ना कि ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ पे उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर सेक्शन 33 का 4 CGLRC सेम है एज सेक्शन 75 ऑफ CPC। एवरी रेवेन्यू ऑफिसर शैल हैव द पावर टू इशू कमीशन टू एग्जामिन एनी केस हु इज़ exempted from the attending the court, cannot be ordered to attend the court और विदाउट देन ये वाला जो बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर होंगे टू इशू कमीशन ऑफ, ये वाला पॉइंट समझ नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। फिर हो गया हमारा सेक्शन 35 कंपलिंग अटेंडेंस ऑफ द विटनेस इफ़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ कंप्लाई विद द समन्स इशू। अच्छा देखो, अगर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, कंपेनिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस मतलब उसको ज़बरदस्ती बुलवाया जाएगा, मतलब उसको आना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ऑर्डर किया कोर्ट की, आपको सम्मन किया, हम लोग बोले ना कि सम्मन करने की पावर है, यहाँ पे सम्मन्स भेजे होंगे, सम्मन कहाँ गया, हाँ, पावर टू सम्मन पर्सन, सम्मन माने बुलवाना, ठीक है। तो बुलवाए उसको, बंदा नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा उसके अगेंस्ट में, अगर फेलियर टू कंप्लाई विद दी समन्स इशूड इन सेक्शन 33 में उसको इशू किए, समन्स भेजे, समन्स इशू किए, अगर वो नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में बेलेबल वारंट इशू हो सकता है अरेस्ट का, ठीक है। फिर ऑर्डर टू फर्निश द सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, मतलब वो पैसे जमा करने बोलेगा कि कुछ सिक्योरिटी जमा करके दो करके तुम भागोगे नहीं, वो चीज़ को, और या तो फिर फाइन लगा सकता है, 1000 रुपये तक का फाइन लग सकता है उसके ऊपर। सेक्शन 35 बात करते हैं हियरिंग इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो जो केस है वो पेंडिंग है, मतलब केस जो है वो जब चल रहा है वो डिसमिस हो सकता है अगर रेवेन्यू ऑफिसर फाइंड आउट करता है कि नोटिस और समन नॉट सर्व टू अ पार्टी। अच्छा ठीक है, जो तो यहाँ पे बोलता है कि एब्सेंस है, अगर पार्टी नहीं आती, क्यों नहीं आती, तो यहाँ पे बोला जाता है कि उसको समन्स नहीं गए, ठीक है। तो समन्स नहीं गए क्यों, क्योंकि फेलियर ऑफ द अपोजिट पार्टी टू पे द रिक्विजिट फीस। तो जैसे कि मान लो मैंने केस किया है, ठीक है, तो मेरे को सामने वाले को बुलवाना है, तो उसको बुलवाने का जो खर्चा होता है, जैसे कि वो पोस्टल जो फीस होती है ना, वो जनरली मेरे वकील देते हैं, मतलब मेरे तरफ से ही जाती है, फॉर्म वॉर्म भी सब वैसे ही भरते। तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें कि अगर सामने वाली पार्टी के चक्कर में अपोजिट पार्टी नहीं आती, मतलब पार्टी ए जो केस कर रहा है उसके चक्कर में रिस्पोंडेंट नहीं आता है, उस केस में भी जो है वो हियरिंग को डिसमिस किया जा सकता है, केस को डिसमिस किया जाता है, क्योंकि नोटिस सर्व नहीं हुआ। यहाँ पे नोटिस सर्व करने की बात की तो नोटिस सर्व गया ही नहीं, इसलिए उस चीज़ को हटाया जा सकता है, ठीक। फिर एनी पार्टी हु डिड नॉट अपीयर ऑन द फिक्स डेट, जब डेट फिक्स किया गया था उस दिन में वो नहीं आता, ठीक है, और नोटिस अच्छे से सर्व हो चुकी है। सर्व होने का मतलब जब लेटर ना डिलीवर नोटिस जब भेजती है ना कोर्ट, मतलब एक तरह से लिखते वकील ही है, उसके बाद फिर कोर्ट का स्टैम्प सील लग करके वो चले जाता है सामने वाले व्यक्ति के पास ना। तो अगर वो उसके एड्रेस पे डिलीवर हुआ, भले उसको ले ना ले, रिजेक्ट कर दे, वो उसका मैटर है, उसको घर तक पहुँच गया ना, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो नोटिस सर्व उसका हो चुका है, ठीक है। फिर एनी पार्टी